प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं प्रकाश की। हम दिन में कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कई अलग अलग कलर की वस्तुएं हम देखते हैं। कभी सोचा है कि जो वस्तु हम देख रहे हैं उसका कलर हरा, नीला, पीला, लाल क्यों है, या फिर आसमान का रंग नीला क्यों है। कोई भी ऐसी वस्तु जिस वस्तु का हमें दिखाई पड़ता है वो एक पर्टिकुलर कलर की होती है, चाहे वो सफ़ेद हो, काली हो, या फिर लाल हो, नीली हो, पीली हो। वो अपना एक निश्चित कलर लिए हुए होती है। तो उसका ये कलर हमें किस प्रकार से पता पड़ता है, किस प्रकार से हमें पता पड़ता है कि इसका कलर ये है। सबसे मेन जो रीज़न है वो सिर्फ एक है, प्रकाश ही है जिससे हमें वस्तुओं का कलर का हमें पता पड़ता है। आकाश का रंग नीला है, ये हमें प्रकाश से पता पड़ता है। मेनली जो पृथ्वी पर हम बात करें तो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत प्रकाश का सूर्य है। जब सूर्य से किरणें निकलती है तो किसी वस्तु पर यदि वो किरणें पड़ती है तो उस वस्तु पर किरणें पड़ने के पश्चात उस वस्तु से किरणें परावर्तित होती है, यानी कि वो वस्तु क्या करती है, सूर्य से निकली हुई किरणों को अवशोषित कर लेती है। कुछ किरणों को अवशोषित करती है, कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। और जो किरणें परावर्तित होती है वो हमारे आँख पर पहुंचकर आँख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के पश्चात उस रेटिना से मस्तिष्क में संवेदनाएं जाती है। यानी कि मस्तिष्क में जैसे ही संवेदनाएं जाएगी तो मस्तिष्क पता लगाएगा, अरे ये तो हरी रंग की है, लाल रंग की है। उदाहरण के तौर पर हम ये गेंद ले सकते हैं। इस गेंद का कलर हरा हमें दिखाई पड़ता है। अब इस गेंद का कलर हरा हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो इसके पड़ने के पश्चात वह परावर्तित होती है। ये जो गेंद है ये अन्य रंग है उनको अवशोषित कर रही होगी, साथ ही हरे रंग को परावर्तित कर रही है। हरे रंग को जब ये परावर्तित करती है तो हरा रंग हमारी आँख तक पहुंचता है और हमारी आँख के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। उस रेटिना से संवेदनाएं जाकर मस्तिष्क में जाती है और बोलती है, अरे ये तो हरे रंग की है। तो इस वस्तु का रंग हमें हरा प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है। इस वस्तु का ही नहीं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का कलर हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई पड़ता है। यदि आप रात के समय में यदि आप कमरे में हैं और आपने बल्ब बंद कर रखा है तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, आपको लाइट ऑन करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा, क्योंकि लाइट की जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ेगी, जाहिरी तौर पर वह परावर्तित होगी और परावर्तित होकर आपकी आंखों तक, रेटिना तक वो पहुंचेगी। और रेटिना पर जैसे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा तो मस्तिष्क को संवेदनाएं जाएगी और मस्तिष्क बोलेगा, अरे ये तो इस कलर की है। तो किसी वस्तु का कलर दिखना, किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का हम बोल सकते हैं कलर दिखना, सिर्फ एक ही कारण होता है, प्रकाश। बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिख रहा है प्रकाश का सरल रेखा में गमन। आप यहाँ पर एक मोमबत्ती को देख सकते हैं, कुछ कार्ड बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें छेद किए हुए हैं। प्रकाश उन छेदों से नेत्र में पहुँच रहा है और एक सीधी सरल रेखा में गमन का हमें पता लग रहा है यहाँ पर कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है प्रकाश की। और इसी कारण प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश यदि किसी चिकनी पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका परावर्तन किसी विशेष दिशा में हो जाता है। परावर्तन हम अभी आगे पढ़ेंगे। दो प्रकार के परावर्तन हम पढ़ेंगे, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाल सेब पर सूर्य द्वारा कई प्रकार की किरणें आपतित होती है और जो लाल सेब है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन लाल रंग का परावर्तन कर देता है, जिस कारण हमारी नेत्र ये लाल रंग का जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बनने के बाद मस्तिष्क पर संवेदनाएं जब जाती है तो हमें इसका लाल रंग का पता पड़ता है कि लाल रंग का सेब है। इसके अलावा चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परिवर्तित हो जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है।
और भी कई गुण हैं, जैसे विभिन्न माध्यमों में से प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सर्वाधिक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के पश्चात वह एक निश्चित दिशा में गमन करने लग जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में हम दो प्रकार से देख सकते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर, जैसे कि कांच जो नीचे से पॉलिश हुआ हो, समतल पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसके पश्चात वह एक निश्चित दिशा में गमन करने लग जाती है और हमें उस लाइट का जो इफेक्ट है एक निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है अन्य दिशाओं के मुकाबले, तो इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर आकर गिरता है तो वहाँ से जब वो परावर्तित होता है तो एक निश्चित दिशा में नहीं चमकता हुआ प्रतीत होता है, बल्कि सभी दिशाओं में सामान्य रहता है। बात करते हैं परावर्तन के नियम की। एक कांच दिख रहा है आपको, इसके नीचे पॉलिश किया हुआ है। जब कोई किरण किसी एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, पुनः लौट कर जाने वाली उसी माध्यम में उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और बीच में अभिलंब होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, तथा बीच में अभिलंब होता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आई आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है आर, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। माध्यम नंबर फर्स्ट, माध्यम नंबर सेकंड है। यहाँ पर परावर्तन के नियम, दो नियम हम पढ़ेंगे परावर्तन के। पहला नियम ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण दोनों बराबर होते हैं। बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण के अतिरिक्त कुछ ऐसे दर्पण भी होते हैं जिनके वक्र पृष्ठ गोल होते हैं, यानी कि गोलीय वक्र पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ यदि किसी दर्पण की परावर्तक पृष्ठ यदि गोल हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के दर्पणों की बात करेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पर यदि किसी गोले का पृष्ठ काट कर, किसी गोले का यदि पृष्ठ काट कर उसके अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाए, किसी गोले का पृष्ठ काट कर उसके अंदर की ओर यदि पॉलिश कर दिया जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और यदि उसके बाहर सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक गोला है। इस गोले के यदि हम कुछ पृष्ठ काट दें, उन पृष्ठों को काटने के बाद और यदि अंदर पॉलिश कर दें तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और यदि इसके बाहर ही सतह पर पॉलिश कर दें तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कुछ बिंदुओं की, कोई एक दर्पण है, इस दर्पण, ये एक फोकस बिंदु कहलाता है एफ, और एक वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहलाता है, और एम एन इसे द्वारक कहते हैं, इसे पी ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव से पी से सी तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस जो बिंदु है वहाँ से ध्रुव तक की दूरी जो है उसे फोकस दूरी कहते हैं। अभी फोकस दूरी आई कहाँ से एक्चुअल में, और वक्रता त्रिज्या जो है वो आई कहाँ से, अपन पहले याद कर चुके हैं। जो गोलीय दर्पण रहता है वो गोलीय दर्पण एक गोले का ही भाग होता है। यदि इस गोले को हम देखें तो इस गोले पर एक केंद्र होता है, जैसे सी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी त्रिज्या है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये सी और ये पी होता है, सी पी एक वक्रता त्रिज्या होती है, सी पी एक त्रिज्या होती है इस स्पेयर की, ठीक है। यदि हम इस स्पेयर को यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें तो ये एक दर्पण बन जाता है। ये और इसके अंदर की साइड पॉलिश कर दें तो उत्तल दर्पण, बाहर की साइड पॉलिश कर दें तो अवतल दर्पण बन जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस दर्पण की जो ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और
इस त्रिज्या, ये एक एम हम इसे बोल सकते हैं, एक द्वारक हो गया एम और एक ध्रुव हो गया। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और इस वक्रता त्रिज्या की यदि हाफ में हम एक पॉइंट लें जिसे फोकस बिंदु कहते हैं, ये एक फोकस बिंदु हो जाता है इस दर्पण का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एम जो है वो एक द्वारक है जो यहाँ से लिया गया है, और पी जो है इसे ध्रुव से साइन करते हैं, और एफ फोकस बिंदु कहते हैं, और सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और सी और पी की मध्य की दूरी अपन ने पढ़ा त्रिज्या है, एक्चुअल में एक स्पेयर की त्रिज्या थी जिस स्पेयर से कटा हुआ है, तो इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो होती है यानी कि सी जो होती है वो फोकस जो दूरी होती है उसकी दुगनी होती है, यानी कि फोकस जो दूरी है इस दूरी की दुगनी क्या है, सी होती है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चिन्ह के बारे में पढ़ा, एफ फोकस दूरी, ये जो इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पी और एफ के मध्य की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं, पी और सी के मध्य की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं एक्चुअल में। बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी सेम उसी तरह है जिस तरीके से हम किसी ग्राफ में चिन्ह निर्देशांक करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि दाईं ओर जो होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो बाईं ओर होता है उसे नेगेटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं। और बाईं ओर में जो ऊपर की साइड होता है उसे हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे की साइड होता है उसे नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर जो दर्पण है उसमें भी चिन्ह परिपाटी के रूप में हम देखेंगे कि किस तरीके से बिंब की दूरी हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक दर्पण है, नॉर्मलाइजेशन में हम दर्पण देख सकते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो दूरी होगी, जो बिंब की दूरी होगी, बिंब कहाँ पर रखा हुआ है, ये दूरी हम किस प्रकार से नापेंगे, ध्रुव से। इसका ध्रुव पी है, पी से हम दूरी को नापेंगे। यदि बिंब इस साइड रखा हुआ है तो हम इस साइड पी से दूरी नापेंगे बिंब की, और बिंब इस साइड रखा हुआ है तो बिंब की दूरी इस साइड नापेंगे। जनरली बिंब जो है वो बाईं ओर रखा हुआ होता है किसी भी दर्पण में, या चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में बिंब किस साइड रखा होता है, बिंब रखा होता है बाईं ओर, यानी कि बिंब की जो दूरी है हमेशा नेगेटिव रहेगी, ये तो हमें कन्फर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो है वो इधर भी बन सकता है, वापस पुनः इस साइड भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। जाहिर बात है अगर बिंब ऊपर बनेगा तो उसे, यदि बिंब ऊपर बना तो उसकी जो दूरी, बिंब की जो ऊंचाई होगी वो पॉजिटिव आएगी। और यदि बिंब दर्पण के इस ओर बना, दर्पण के इस ओर बना बिंब तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और दर्पण के इस ओर बिंब बना तो उसे नेगेटिव लेंगे। और यदि बिंब की ऊंचाई लेनी, ऊंचाई देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यदि बिंब ऊपर की ओर बना तो उसे पॉजिटिव लेंगे, यदि बिंब नीचे की ओर बना तो उसे नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल सी चिन्ह परिपाटी है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं जैसे ये है एक दर्पण, ये दर्पण में हम पीछे से पॉलिश कर देते हैं तो ये एक अवतल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र की हम बात करते हैं। तो फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी यहाँ पर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। हमें दिख रहा है यहाँ पर पी ध्रुव, हम जानते हैं पी से नापते हैं, तो पी से एफ की दूरी यानी कि फोकस दूरी जब हमने नापी तो बाई ओर आई, बाई ओर आने पर यानी कि नेगेटिव, फोकस दूरी जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। और हम बात करें कि वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की दूरी होगी वो भी नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि वो किस ओर आ रही है, वो बैक साइड पर आ रही है। और बिंब की बात करें, बिंब जो है वो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो जाहिर बात है बिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव